नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। पूर्व डिप्लोमेट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि वे अपनी पार्टी और अपने पार्टी के नेताओं तक को नहीं बख्शते हैं। ये और बात है कि अपने खुलकर बोलने के इस अंदाज की वजह से वो अपने लिए भी मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि इतने लंबे अनुभव के बावजूद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हैं। शतरंज के खिलाड़ी के रूप में मणिशंकर अय्यर आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनके मोहरे बार बार क्यों पिट रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मणिशंकर जी, इस समय बिल्कुल राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार संकट में दिखती है। एक तरफ लोकपाल का मसला है, दूसरी तरफ रिटेल सेक्टर में FDI का मसला है। आप इस राजनीतिक हलचल को कैसे देख रहे हैं? शुक्र है कि UPA 1 में इतना हंगामा नहीं हुआ था, लेकिन अब जो हंगामा हो रहा है वो ही टिपिकल है। जो हंगामा नहीं हुआ था इतना UPA 1 में, वो आम तौर पर ऐसा नहीं रहता है। और उसके पहले देखिए इंदिरा जी के ज़माने में, और उससे भी पहले देखिए जवाहरलाल जी के ज़माने में क्या चीन के साथ जो जंग हुआ, उस सिलसिले में बहुत बड़ा हंगामा नहीं मचा। तो इसलिए मैं इसको कोई अनोखी चीज़ नहीं समझता हूँ, कोई नई चीज़ नहीं समझता। नई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये UPA 2 का सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़े संकट काल से गुजर रहा है? सबसे बड़ी संकट है 2G, क्योंकि वो खेल जो है वो संसद में नहीं खेला जा रहा है, वो हमारे अदालत में खेला जा रहा है। और जिस प्रकार का नियंत्रण हम अपने लोकसभा में रख सकते हैं जी, विपक्ष पर, वैसा कोई नियंत्रण सरकार के तरफ से नहीं है अदालतों में। तो क्या पता क्या नहीं हो सकता है वहाँ। मुझको लगता है कि यदि ये सरकार कभी भी किसी प्रकार के घोर संकट में फंस जाएगी तो वो अदालत के कारण होगा। ये फजूल सा जो विपक्ष हमारा है संसद में, उसके कारण नहीं हो सकता है। उनमें वो क्षमता नहीं है हमारी सरकार को गिराने का। आपको लगता है ये समय उचित था रिटेल सेक्टर में FDI को बुलाने का, FDI की छूट की सीमा बढ़ाने का ये सही समय था? अब देखिए, कोई भी समय ठीक नहीं होगा उसके लिए यदि वो सही कदम नहीं हो, और यदि वो सही कदम है तो तब उचित है कि किसी भी टाइम पर, सही समय हो या नहीं, वो कदम उठाया जाए और देश को भला पहुंचाए। ये सही कदम है? मैं नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानता हूँ? क्योंकि दोनों तरफ कुछ न कुछ कहने का है, और वो भी वजन की बात, जो गहरी बात है। अब काफ़ी नहीं है कि अरुण जेटली साहब इकोनॉमिक टाइम्स में कोई आर्टिकल लिखें और कि आनंद शर्मा कोई नोट बनाकर हम सबको भेजें। लोकतंत्र को चलाने के लिए आमने सामने रूबरू इनकी चर्चा होनी चाहिए, तो तब जाकर एक मेरे जैसे ऑब्जेक्टिव व्यूअर हम अपना मन बना सकते हैं कि सही कदम है या नहीं, कि किस प्रकार के खतरे हैं और कौन से तरीके से हमें सावधान रहना चाहिए। मणिशंकर जी, आपकी ख्याति रही है खुलकर बोलने की। जी, आपने अध्ययन किया ही होगा इस मसले का अच्छे से, लेकिन ऐसा लग रहा है तो कि थोड़ा बहुत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझको अपना मन इस विषय में तय करना चाहिए जब तक कि मैंने दोनों तरफ की बातें न सुनी, और फिर एक दूसरे का जवाब जो रहता है उसको भी मैंने नहीं सुना हो। कहा यह जा रहा है मणिशंकर जी कि ये अमेरिकी दबाव में किया जा रहा है, कारपोरेट्स के दबाव में किया जा रहा है, और इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैलेगी, हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट होंगे। यदि इस दुरुस्त है कि बेरोज़गारी फैलेगी और कि हमारे जो उद्योग हैं वो चौपट हो जाएंगी, तो तब तो बहुत फिक्रमंद की बात है। लेकिन जो ये कह रहे हैं, उन्होंने इसके लिए कोई सबूत नहीं पेश किया है। नहीं, सबूत और पेश किया जैसे जहाँ भी ये वॉलमार्ट और टिस्को जैसी कंपनियां गई हैं, वहाँ क्या हुआ है, वहाँ के जो अनुभव हैं, तजुर्बे हैं, वो किस तरह के रहे हैं? वहाँ आनंद शर्मा का जवाब है, वहाँ दुकानें बंद हुई हैं। आनंद शर्मा का जवाब इस पर है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि चीन हो या मलेशिया हो, थाईलैंड हो या इंडोनेशिया हो, जो हमारे देश जैसे हैं,
वहाँ इससे बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है। अब ये आनंद शर्मा जी का कहना है। अब जेटली साहब का ये नए जो रूप में आए हैं, वो जो लिखित में वो बताते हैं हमें, उनका ये कहना है कि नहीं नहीं सब बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज का मसला ये नहीं है कि हम एफडीआई लाएं या नहीं, मसला ये है कि हम अपने जमहूरियत को कैसे बचाएं, कि संसद में जहाँ की इस प्रकार के वार्तालाप होने की आवश्यकता है, वहाँ ये बीजेपी के गुंडे मैं कह रहा हूँ, उठकर हर दिन चीखते रहते हैं। और ये बीमारी अब फैल चुकी है दूसरे विपक्ष के पार्टियों में, और कुल मिलाकर आज सहित 9 दिन तक या 8 दिन तक कोई संसद नहीं चला है। और मैं भी देख रहा हूँ कि पिछले विंटर सेशन से इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी हो या नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो संसद का मर्यादा है उसको आप पालन कीजिएगा। अब हमारे रूल्स नियम में कहीं ये नहीं लिखा है कि हर दिन आप उठकर किसी न किसी विषय उठाकर हंगामा मचा सकते हो और संसद को बंद कर सकते हो। आप मुझे बताइए कि कहाँ ये लिखा है। चलिए, दूसरी तरफ से कोई भी गलती नहीं रही है हमारे तरफ से जिसके कारण संसद को रोकना चाहिए। क्या और विषय नहीं है बात करने की? क्यों मात्र एफडीआई पर हमारी बात होनी चाहिए? मेरा ये कहना है जो रचनात्मक काम हमारा करने का है, पूरे 12 महीने से वो रोक रखा है। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार रचनात्मक काम करती है, मीडिया विपक्ष सब विध्वंसात्मक काम करते हैं? कि कांग्रेस का विरोध करो, आप पार्लियामेंट का कैसे विरोध कर सकते हो? रचनात्मक काम कांग्रेस के बारे में मैंने नहीं कहा, मैंने कहा संसद करता है। अब संसद का सांसद मैं भी हूं, क्या मेरा हक नहीं बनता है कि मैं बोलूं? क्या इसमें सरकार की और सत्तारूढ़ गठबंधन की कोई भूमिका नहीं है? क्या वो भी बहुत अड़ियल नहीं हो गया है जिसकी वजह से ये विरोध पैदा हो सकता? हमारा हक बनता है अड़ियल बनने का, लेकिन किसी का हक नहीं बनता है कि संसद को रोके। अब हमने, यदि वो चाहते हैं, यदि इतनी अहम विषय है और यदि उनके मन में ये सोच है कि गठबंधन के अंदर फूट आ गया है और इसलिए इस सरकार को गिरने का संभावना है, तो एकदम एक अविश्वास प्रस्ताव ले आए, कोई उसको रोक नहीं सकता है, और फिर उस आधार पर चर्चा करवाएं, वोट करवाएं और देखें कि हमारी सरकार टिकेगी या नहीं। मैं जानता हूं, जेटली जानता है, मनमोहन सिंह जानते हैं कि हमारी सरकार को हटाने की शक्ति उनके हाथ में नहीं है, लेकिन संसद में उठकर नारा लगाना, एफडीआई वापस लो वापस लो, अरे इनको वापस भेजो, ये क्या वापस लो, ये कोई चर्चा होती है? ये कोई बुद्धि चीज होती है? इसमें कोई सभ्यता है क्या? लगता है कि मीडिया वालों से बहुत दुखी हैं आप। मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मीडिया वालों को वहाँ संसद के अंदर आने की इजाज़त देने के बाद ही ये बीमारी शुरू हुई कि संसद को बंद करो, बाहर भागो, बैठ दे दो, एकदम करोड़ों लोग तक वो पहुंच जाता है और संसद चले या न चले उसका कोई अहमियत नहीं रहती है। हमारे लोकतंत्र के दुश्मनों को, और ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि आप हिटलर और गोइंग और गोबल्स और हिमलर का साथ दोगे तो तब इस लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? आज का मसला एफडीआई नहीं है, आज का मसला जमहूरियत ही है, आज का मसला हमारा संसद है, आज का मसला हमारी देश, हमारे मतदाता जो हैं उनका हक का सवाल है। शंकर जी, आप एक पक्ष को फासिस्ट कह रहे हैं, आप दुरुस्त हो सकते हैं अपनी जगह पर, लेकिन एक बाजार का फंडामेंटलिज्म, बाजार का फासिज्म भी है, और जिसे आपकी पार्टी, आपकी सरकार प्रोपोगेट कर रही है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? आप कहिए, और क्या आप नहीं कह रहे हैं? आप तो बड़ी खुशी से कह रहे हैं और उसकी आवाज़ सुनाते ही आप हमारी सरकार पर आलोचना कर रहे हो। वो करना आपका फर्ज बनता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टिप्पणी नहीं कर सकते, उसके साथ साथ कीजिएगा, लेकिन मेरा आपसे मांग है कि हसन अली चोर हैं या नहीं, कि उनका साथ प्रणबदा दे रहे हैं या नहीं, सही कदम उठा रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों पर चर्चा तो होनी ही चाहिए और आप अपने दृष्टिकोण को कायम रखें। लेकिन जबकि बुनियादी तौर पर देश के दुश्मन मैं कह रहा हूँ,
बीजेपी वो हम देश के दुश्मन है। अरे नहीं, वो एक आदमी, बस अहलवालिया। अरे उनकी बात सुनते सुनते ही तो हम इस दुर्दशा में पहुंचे हैं। मणिशंकर जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे, मगर मत भूलिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर, जिनसे हम बात कर रहे हैं मौजूदा राजनीतिक हालात पर। बने रहिए हमारे साथ।